रेडी, स्टार्ट करें। चलें, पेज नंबर अपना है 49। रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीजेस पढ़नी है। हाँ, तो जनरली ये साइंस का क्वेश्चन है, जो लोग साइंस साइड हैं वो पढ़ते हैं और उनको फायदा भी होता है। कॉन्गेनाइटल डिजीजेस, वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपापचयी या विकासीय अनियमितताओं के कारण फैलते हैं। ठीक है, कॉन्गेनाइटल डिजीजेस तो बाय बर्थ जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है ये। देन आता है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड क्या होता है? जो वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कॉन्गेनाइटल मतलब बाय बर्थ, हमारे को डीएनए के थ्रू मिला, और एक्वायर्ड जो एक्वायर किया, जो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते बीमार हो गए, वो सारे एक्वायर्ड डिजीजेस में आते हैं। ये दो प्रकार के हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज में इन्फेक्शियस डिजीज आती है। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, उदाहरणतः जीवाणु, विषाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ। रोग कारक जीव का संचारण वायु, जल, भोजन, रोग वाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक दूसरे के व्यक्ति में होता है, इसीलिए इसे संक्रामक रोग कहते हैं। कम्युनिकेबल। ठीक, नॉन कम्युनिकेबल क्या है? जो रोग संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता, उसे असंचरणीय अथवा असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। असंक्रामक रोग निम्न प्रकार के होते हैं। पहले तो कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, जो नहीं फैलती, पर बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं। तो फैलने जैसा ही है। अच्छा, तुम्हें भी डायबिटीज है? हमें भी है, हाथ मिला लो भैया, गले भी लग लो। तुम्हें भी जोड़ों का दर्द है? ओ, सभी को होना है, हमें भी है। तो वो कम्युनिकेबल है, क्योंकि अच्छा फील हो रहा है कि अरे हम कुछ नए नहीं है इस दुनिया में, ऐसा। तो ऐसे वाला अनम्यूट करे कविता जी। हाँ, कुछ कह रहे हैं? मैम बच्चे परेशान कर रहे हैं तो बोलिए। अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, फिर डिजेनरेटिव डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, एलर्जी एंड कैंसर। तो नॉन कम्युनिकेबल क्या क्या हो गए कि ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होते हैं, जैसे हृदय रोग। फिर आता है डिफिशियंसी की कमी, जैसे रिकेट्स, मैरास्मस, पेलिग्रा आदि। तो विटामिन B12 है, B1 है, ए है, इस तरह की कमी से होते हैं। एलर्जी, एलर्जी किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता। तो ये एलर्जी अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके की होती है, और इसको पकड़ना भी कभी कभी मुश्किल होता है। तो जब कोई भी चीज नहीं पकड़ में आती है तो डॉक्टर कह देता है किसी चीज से एलर्जी है। कैंसर, यह रोग अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है। जब टिश्यूज की ग्रोथ अनइवन हो जाती है तो कैंसर हो जाता है। तो कुछ सेल्स अपने आप को समझ नहीं पाती, और वो एक डेफिनेट तरीके से डिवाइड नहीं होती हैं, वो अनइवन तरीके से डिवाइड होने लग जाती हैं। अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज क्या है? यह अनुवांशिक रोगों के कारण होता है, जैसे वर्णांधता एंड हीमोफीलिया आदि, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। कॉन्गेनाइटल डिजीज जो होती हैं, जो जन्मजात रोग हैं, इन रोगों का आक्रमण गर्भावस्था के दौरान ही होता है। होंठ का कटना, जो हेयर लिप होता है, विदीर्ण तालु, क्लेफ्ट पैलेट, और पांव का फिरा होना, क्लेफ्ट फुट आदि जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। जन्मजात रोग निषेचित अंडाणु की गुणसूत्रीय संरचना में कमी या गर्भाशय स्थित शिशु पर आघात पहुंचने के कारण भी होता है। गुणसूत्रों में असंतुलन के कारण मोंगोलिज्म, हृदय विकृति के कारण नील शिशु का जनन, तंत्रिका की असामान्यता के कारण स्थानिक अधरांगता आदि जन्मजात रोग होते हैं। प्रमुख मानव रोग, लक्षण एवं उपचार।
तो अभी बैक्टीरिया जनित रोग, कुछ बैक्टीरियल डिजीज है आपको पता है, कुछ फंगल है, कुछ वायरल है। तो अगर हमें बेसिक तरीके से पता हो कि बैक्टीरियल डिजीज है ये, तो वायरल डिजीज खासकर आगे चल के पढ़ते हैं हम। वायरल डिजीज खासकर उसका कोई एंटीबायोटिक काम नहीं आती है ना। वायरल डिजीज एक डेफिनेट टेम्परेचर पे मारी जा सकती है। इसलिए ये जो कोल्ड एंड कफ है, फीवर है, अगर किसी वायरस से हो रहा है, वायरल डिजीज है, तो उसको हम नेचुरोपैथी डाइट और ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। हाँ, बैक्टीरियल डिजीज के लिए एक आध बार हमें उस तरह का एंटीबायोटिक कोर्स करना चाहिए। तो ये मतलब आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, रिसर्च कहती है। तो पहला टाइफॉइड की बात करें, बैक्टीरियल डिजीज है, ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग पानी की गंदगी से फैलता है। रोगी का स्प्लीन और आंत योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है। उपचार क्या है? रोगी व्यक्ति को मल मूत्र निवास स्थान से दूर रख कर आना चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो ये बस अवेयरनेस के लिए है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीज की श्रेणी में टाइफाइड आता है कि वायरल डिजीज की श्रेणी में, है ना, और उसके सिम्टम क्या है। मेडिसिन का नाम इतना जरूरी नहीं है, ना ही हम उसको रिकमेंड कर पाएंगे कभी, वो जस्ट फॉर अवेयरनेस है। ट्यूबरकुलोसिस, यक्षमा, राजक्षमा, इस रोग को यक्षमा या काक रोग भी कहते हैं। यह एक सॉरी, ये मैंने पास में लैया रख रखी है प्याज से भुनी हुई, इसीलिए नाक में जा रही है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ट्यूबरकुलोसिस ये एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूसने से प्रसारित होते हैं। इस रोग के लक्षण है ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि। उपचार, इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है और पीएएस तथा आइसोनियाजाइड मुंह से ली जाती है। बीसीजी एक प्रतियाक्षमीय टीका है। विलिसिन तपेदिक रोग का नवीनतम दवा है। बहुत हिंदी लिस्ट पढ़ना भी बड़ा मुश्किल। फिर आते हैं प्लेग पे। ये एक छुआछूत की बीमारी है जो कि बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। तो कहने का मतलब है, चाहे ट्यूबरकुलोसिस था, चाहे टाइफाइड था, चाहे प्लेग था, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। ये खास बात जानने की है। तो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। जेनोप्सिला केओपिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है, क्योंकि यह आसानी से चूहों के मानव तक पहुंच जाता है। प्लेग 3 प्रकार के होते हैं। गिल्टी वाले प्लेग में रोगी की जांघ, कांख, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। न्यूमोनिक प्लेग रोगी को खांसी, छींक और थूक के माध्यम से फैलता है। सेप्टिसेमिक प्लेग में जीवाणुओं गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, बहुत घातक सिद्ध होता है। क्या उपचार है प्लेग का? सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम चूहों को निवास स्थान से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। फिर है कॉलरा। यह विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु से होता है। यह मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है, उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। क्या उपचार है? हैजे का टीका लगवाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, पानी के पीने को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड एवं
क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए, है ना। आइदर उबाल लिया जाए, आइदर उसको क्लोरीन, क्लोराइड, लाइम क्लोराइड वगैरह डाला जाता है, क्लोरीन वाटर, उससे क्लीन किया जाए। डिप्थीरिया क्या है? ये रोग कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वासावरोध होता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के यूक, थूक, खखार और वमन आदि के माध्यम से बाहर निकलते हैं। उपचार में डीपीटी, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाना चाहिए एवं सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़ों को विसंकृत कर देना चाहिए तथा रोगी की नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए। फिर आता है टिटनेस। सामान्यतः इसे लॉक जॉ या धनुष टंकार कहा जाता है। ये बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग के पेशियों में आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता और शरीर में अकड़न होने लगती है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए। बचाव के लिए टिटवैक या एटीएस का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। फिर आता है लेप्रोसी। यह एक संचारणशील रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह पैतृक तथा आनुवंशिक रोग नहीं है। इस रोग से ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं तथा कोहनी व घुटनों के पीछे, एड़ी और कलाई में अगल बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए एमडीटी दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 दवाएं शामिल हैं, डेप्सोन, क्लोफाजिमीन एवं रिफेमिसिन। निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक्स औषधियां प्रयोग करते हैं। वूपिंग कफ। यह रोग हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है। यह मुख्यतः बच्चों को होता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका डीपीटी लगवाना चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके इतने सारे बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में बैक्टीरिया को निकलने में, जितना मैंने पढ़ाया अपने, निकलने वाले निकलता होगा, टाइम लगता है। तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक का कोर्स जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, थोड़े दिन के लिए करके वापस अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करके नेचुरोपैथी पे लाना ज्यादा अच्छा है, बजाय जो वायरल डिजीजेस हैं वो कौन सी हैं। तो पहले हम लोग, जब ये ठीक हो जाएगा ऐसा कहने से पहले ये समझ लें कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है डिजीज, फिर उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी उसको हेल्प करें कि आपको नेचुरोपैथी के साथ साथ ये कोर्स करना चाहिए। अब है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। यह रोग इस विषाणु के नाम का है, HIV। रोग यौन संबंधों के कारण, रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है दवाओं का प्रयोग किया जाता है। एजिडोथाइमिडाइन दवाओं का प्रयोग किया जाता है जो HIV विषाणुओं की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया रोककर विषाणुओं को बहुगुणित होने से रोकती है। स्मॉल पॉक्स, यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर, बाद में सारे शरीर में जोरों का दर्द होता है। बाद में लाल दाने निकल आते हैं जो बाद में फफूंदी का रूप धारण कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि स्मॉल पॉक्स में पहले के समय में देवी, छोटी देवी और बड़ी देवी, और नीम का, एलोवेरा और काढ़ा और पूरे घर में
अगर छौंक नहीं डाला जाए ना, वैसा करके उसको स्पिरिचुअल भी बना दिया गया है। हाँ, तो आप देखो पूरी नेचुरोपैथी की जाती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर आप दवा नहीं भी देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सारी वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज एक ही तरह से ठीक होती है कि आप 3 दिन तक तो बिल्कुल खाना मत दीजिए, और आने वाले 7 दिनों तक हल्के खाने पे रहिए, एकदम उबला हुआ थोड़ा बहुत, बस काम चलाओ, शरीर से अपने आप जाएगा। इन्फेक्शन हटाने के लिए जितना नेचुरोपैथी में पॉसिबल है कि धूप है, नीम है, हाँ, डिटॉक्स करने का है, वो करना चाहिए। तो ये एक्यूट डिजीजेस जैसा है, पर अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो नहीं जाता इतनी जल्दी। उपचार रोगी को तब तक अलग रखना चाहिए जब तक कि फोड़ों के सुरंड साफ ना हो जाए। घर या आसपास के लोगों को चेचक का टीका ले लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा, यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु से होता है। फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है। उपचार, रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। रोगी का पेट साफ करना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से सुबह शाम गरारा करना चाहिए। अब देखिए, ये है वायरल डिजीज, पर वायरस की कोई दवा नहीं होती, यहाँ पे भी एंटीबायोटिक्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वायरल की दवा वही है जो बता रहे हैं, और इसके साथ अगर जरूरी तो ही लिया जाए, पर आप इसको फिर भी काबू किया जा सकता है। यह रोग निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है, ये तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये प्रायः बच्चों को होता है। शरीर इससे बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिसे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। उपचार, इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन दिया जाता है। साक वैक्सीन, जो कि साक ने ही खोज की थी, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सेबीन ने मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया था। डेंगू ज्वर फीवर और ब्रैक बोन फीवर, यह रो विषाणु के कारण होता है। इस रोग को इडियस इजिप्टी, इडियस एल्बोपेक्टी और क्यूलेक्स फटिगेंसिस नामक मच्छर द्वारा संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आता है, चेहरे पर पत्तियां निकल आती है, सिर, आंख, पेशियों, जोड़ों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। यह महामारी का रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। फिर आता है जॉन्डिस। यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में बाइल पिगमेंट की मात्रा अधिक चली जाती है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं। फलतः पित्त वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। पेशाब भी पीला होता है, खून में बाइल बढ़ जाता है। इस रोग से बचने के लिए ठंडक से बचना चाहिए, हल्का परंतु पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाती। हाइड्रोफोबिया या रेबीज, यह एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। क्योंकि यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है, इसके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा न कर जाने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह रोग 2 रूपों में देखने को मिलता है। एक में उत्तेजना होती है, जल से भय उत्पन्न होता है और रोगी की आवाज कुत्ते के भौंकने जैसी निकलती है। दूसरे में रोगी को पक्षाघात, पैरालिसिस, तेज ज्वर और भयंकर सिर दर्द होता है तथा वोमिटिंग करने की प्रवृत्ति, बेचैनी महसूस होती है। उपचार, रेबीज रोधी एंटी रेबीज टीका लगवाना चाहिए। इस टीके की लुई पाश्कर ने की थी। घाव को शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धोना चाहिए। फिर आता है फंगल डिजीज। अभी तक आपने बैक्टीरियल पढ़ी, वायरल पढ़ी, अब फंगल डिजीज के बारे में। एस्थमा, ये ठीक होते हैं, एस्थमा पूरी तरह ठीक होता है ना। फिर उसके बाद इंसान मैनेजमेंट करे। फालतू में लोग पप्स लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो कि 10 साल में, 8 साल में हमारे पास आए नेचुरोपैथी करने, और आज वो
10-10 साल बाद भी दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो वो अब वो नहीं लेते हैं। तो इतने सारे सिरप वगैरह से इंसान उस पर डाल देते हैं डॉक्टर्स, पर उतनी इतनी जरूरत नहीं होती है। एस्थमा, ये एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्लूमिगेटिस नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों की सूक्ष्म नलिकाओं में सिकुड़न ले आते हैं। तो अगर हम उसमें हॉट फुट बाथ, हॉट फर्मेंटेशन, टेक्निकल मसाज का एक सेट कंटिन्यूअस करें तो ये जो सिकुड़न है नलियों की वो वापस आ जाती है। दमा के इलाज में डेरिफाइनिल, ट्रेडॉल, एड्रेनलिन, ब्रोमहेक्सिन, प्रेडनिसलोन, डेल्टा कैटिल आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है गंजापन। यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिसमें सिर के बाल टूटने लगते हैं। ये भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, लाइक जोक थेरेपी लोग कहते हैं कि काम करती है ना। नेचुरोपैथी में इटसेल्फ अगर आप मसाज और ये सब लें, अगर सिर्फ फंगस से है तो चीजें काम करने लग जाती हैं। पर सिटिंग्स अभी अवेयरनेस कम है। 1-2 लड़कों ने मेरे यहाँ सिटिंग ली थी जिससे उनके रिजल्ट्स अच्छे आए, पर ऐसा नहीं था उनके साथ भी कि बाल बिल्कुल नहीं है और वहां पे आ गए। रिंगवॉर्म, यह रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग है, रिंगवॉर्म। एथलीट फुट, इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटोन नामक कवक है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। स्कैबीज, इस रोग का कारक एकेरस स्कैबीज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इट्स ऑल अबाउट कि आपको ये बीमारी वायरस है, फंगल है कि बैक्टीरियल है, ये एटलीस्ट अंदाजा होना चाहिए लमसम, है ना। और उसके बाद इलाज तो प्राकृतिक चिकित्सा ही सीखना है, और किसी में मेडिसिन के साथ काम करना चाहिए, किसी में अलोन काम कर सकते हैं। अब आते हैं नाड़ी से रोग की परीक्षा। ये कोर्स में डाला गया है और 5.5 साल वाले कोर्स में प्रॉपर करना भी सिखाते हैं, पर इसमें कोई कलाकारी बहुत नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं अपनी नाड़ी को चेक करने की, तो धीरे धीरे हम ही में से कुछ लोग अपनी इस विधा को डेवलप कर लेते हैं, है ना। जस्ट लाइक रेकी और प्राणिक हीलिंग, कि हम एनर्जी को स्कैन करते करते एनर्जी को रीड करना सीख लेते हैं, है ना। हमारे हाथ उस तरह से सेंसिटाइज हो जाते हैं। तो अभी हम लोग इसमें लिखी हुई ट्रिक को जानेंगे, और नाड़ी क्या है, नाड़ी का रोग परीक्षण कैसे किया जाए, और हमारी जो नाड़ी है वो कैसे देखी जा सकती है। बाकी आपका ये प्रैक्टिस वर्क है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ध्यान दोगे, आपको आ जाएगा। भारतवर्ष में नाड़ी विद्या बहुत पुरानी पद्धति है जो रोगों के निदान के लिए उपयोग में लाई जाती है। वैद्य लोग इसी विद्या का उपयोग करते रहते हैं। अब इसे प्राकृतिक चिकित्सा में निदान का एक यंत्र मान लिया जाता है। आयुर्वेद मतानुसार हमारे शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म सभी मिलकर 31/2 करोड़ नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 92,000 नाड़ियां स्थूल हैं। इनमें से 700 नाड़ियों में महीन से महीन छिद्र होते हैं। इस 700 नाड़ियों द्वारा ही शरीर के आकुंचन तथा प्रसारण का कार्य किया जाता है। इन 700 नाड़ियों में 24 नाड़ियां निरंतर कार्यरत रहती हैं। इन 24 नाड़ियों में से 14 नाड़ियां प्रधान हैं। ये हैं इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, वारुणी, पूषा। ठीक है, 14 नाड़ियां हस्त, जिहा, यशस्वनी, विस्तोदरी, कुहू, शंखनी, पैस्वनी, अलम्बुषा नाड़ियां सर प्रधान है। ये 14 नाड़ियां, 24 नाड़ियों में से 14 नाड़ियां, तो 700 में से 24 कार्य कर रही हैं, 24 में से 14 प्रधान है। इड़ा, अब 3 और प्रधान है जिनकी बात हम हमेशा करते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, तो इड़ा शरीर के बाएं भाग में, पिंगला दाएं भाग में, और सुषुम्ना इड़ा पिंगला के बीच में रहती है। सुषुम्ना से अनेक नाड़ियां शरीर के विभिन्न भागों में जाती हैं। सुषुम्ना सत्य, सत्य, रज और तम्र तीनों गुणों वाली होती है। सत्य, रज, तम तथा सूर्य, चंद्र और वायु तत्वों को साथ लिए होती है।
ये ही तत्व वात, पित्त और कफ को बताते हैं। नाड़ी परीक्षण द्वारा वात, पित्त, कफ का शरीर में बल तथा कार्य ज्ञात किया जाता है ना। अब नाड़ी देखने की विधि, ठीक है। तो एक तरफ हमारी ब्रेथ में आपको पता है बाई साइड हमारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बीच की। तो ये आपको स्वर पता है, बायां स्वर, दाहिना स्वर और बीच का। इसी तरह सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। तो अब प्राकृतिक चिकित्सक अपने हाथ के सहारे रोगी की कोहनी उठाकर और अग्रबाहु को पूरी तरह फैलाकर फिर अपने हाथ की उंगलियों की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, तो अंगूठे से मूल है ना, अंगूठे से मूल में जाएंगे, मूल ये हो गया, और यहां से दूसरे हाथ की 3 उंगलियों को हम इस साइड रखेंगे। एक हो गया सेंटर मेरिडियन, एक होता है अंगूठे की तरफ की मेरिडियन। तो अंगूठे की तरफ की मेरिडियन पे जब हम ये 3 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर, तीनों को हम एक साइड पे ऐसे रखेंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे, तो हर फिंगर के नीचे छोटी सी पैल्पिटेशन सुनाई देगी। हो रहा है? नहीं हो रहा है? दबाना है तीनों को एक साथ। हाँ, तीनों को एक साथ ऐसे दबाइए। तो कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कहीं पे कोई चीज ऐसे डब 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 किसी फिंगर के नीचे फील हो रहा है? हो रहा है? तो बहुत अच्छे से सेट करेंगे तो आपको इस एक ही लाइन पे तीनों फिंगर रखनी है, ठीक है। और तीनों का प्रेशर कोशिश करते एकदम बराबर रहे। तब उसमें देखना है कि कहीं पर किसी फिंगर के नीचे प्रेशर तेज होगा, किसी फिंगर के नीचे धीमा होगा, किसी फिंगर के नीचे अनइवन होगा। तो उसके तर्ज के आधार पे हम लोग जजमेंट करते हैं। अगर आप अपने हाथ पे भी किस वाला हाथ से करना है ये? कोई सा भी? दाहिने हाथ से करेंगे, बाएं हाथ पे। अच्छा ठीक। बाएं हाथ पे दाहिने हाथ से ऐसे घुमा के रखा है ना। प्राकृतिक चिकित्सक अपने हाथ के सहारे रोगी की कोहनी उठाकर और अग्रबाहु को पूरी तरह से फैलाकर, मतलब ये एल्बो मुड़ी ना हो और ये ऐसे हो, है ना, पूरा खुला हुआ हाथ हो और हाथ को ऐसे पकड़े। ठीक है, अभी देखिए, बहुत ध्यान दीजिए, एकदम शांति हो और हाथ स्टेबल हो जाए तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, फिर अपने हाथ की उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अनामिका से अंगुष्ठ के मूल के नीचे वाली नाड़ी की परीक्षा करता है। परीक्षा सुस्थिर एवं एकाग्रचित होकर करनी चाहिए और 3 बार करनी चाहिए। थोड़ा उंगलियां और आगे बढ़ाइए, जो भी चेक कर रहा है रखिए थोड़ी उंगलियां, ये जैसे मूल है तो बिल्कुल किनारे नहीं रखेंगे, मिडिल से थोड़ा शिफ्टेड है बस, अंगूठे की तरफ, है ना, मिडिल से, मतलब ये एकदम किनारे ना होके यहाँ है, पर पकड़ेंगे इसी साइड से ऐसे पूरी ग्रिप को लेते हुए। ठीक है, तो अब देखिए, अब कहीं कुछ तो दिखा, समझ आ रहा है ना। और बाकी तो देखिए ये प्रैक्टिस का काम है। प्रायः पुरुषों के दाहिने हाथ की नाड़ी, ठीक है, और महिलाओं के बाएं हाथ की नाड़ी देखी जाती है। यही मैं कहने वाली थी जब आपने पूछा था। इसका कारण यह है कि पुरुषों में दाहिने हाथ की नाड़ी अधिक व्यक्त करती है और बाएं हाथ की नाड़ी महिलाओं में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। महिलाओं में बाएं हाथ की नाड़ी देखी जाती है। इसका कारण यह है कि पुरुषों में दाहिने, ये रिपीट हो गया, बाएं हाथ की नाड़ी अधिक व्यक्त होती है। स्त्रियों की नाड़ी पुरुषों की नाड़ी की अपेक्षा 6 से 15 बार प्रति मिनट अधिक चलती है। पुरुषों की नाड़ी शक्तिशाली होती है क्योंकि उनके स्वभाव में गर्मी और शक्ति होती है। इसके बावजूद भी उनकी नाड़ी सुस्त एवं ठहर ठहर कर चलती है। इसके विपरीत महिलाओं की नाड़ी बहुत तेज चलती है। इनकी नाड़ी का फैलाव और शक्ति पुरुषों की कम होती है। एक एक अंगुली के नीचे नाड़ी की गति 6 प्रकार की होती है। ऊपर उठना, तेज होकर ऊपर उठना, नीचे धंसना, तेज धंसना, तेजी से धंसना। इस प्रकार हाथ की नाड़ी की गति 18 प्रकार की होती है। दूसरे हाथ की नाड़ी की गति भी 18 प्रकार की होती है। इनकी प्रत्येक गति से पृथक पृथक रोग का ज्ञान होता है। जिस प्रकार वीणा की तंत्री
सभी रोगों को बताती है। रोगों को, वीणा की तान जो है सभी सुर को बताती है, गलत लिखा है। उसी प्रकार मनुष्य की नाड़ी सभी रोगों को बताती है। स्थान भेद से नाड़ी 8 प्रकार की होती है। 2 हाथ की, 2 पैर की, 2 गले की, 2 कंठ की, 2 नासिका के समीप, 2 आंखों की, 2 कान की, 2 पेड़ों की, 2 जीभ के समीप। इनके बाएं तथा दाएं अंग से 2-2 होकर कुल 16 स्थान हो जाते हैं। इन स्थानों पर कहीं भी नाड़ी का स्पर्श द्वारा रक्त संचार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। नाड़ी की गति क्यों होती है? शुद्ध रक्त संचार के समय रक्त वाहिनी नाड़ियों के अंदर के आवरण पर रक्त की तरंगे जो आघात पहुंचाती हैं, उसी से नाड़ी की गति हुआ करती है। रक्त संचार के स्वरूप जो धड़कन होती है उसे नाड़ी द्वारा, उंगलियों द्वारा जाना जा सकता है। धमनी के द्वारा रक्त संचार होता है अतः उसी की परीक्षा की जाती है। तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उससे उन नाड़ियों पे जो स्पंदन होता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसको चेक किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। 3 प्रकार की नाड़ियां 3 स्थितियों वात, पित्त, कफ को दर्शाती हैं। प्रारंभ में फर्स्ट ऐसे हमने रखा है, तो फर्स्ट क्या है, इंडेक्स फिंगर जो बता रही है वो वात की नाड़ी, मध्य वाली पित्त नाड़ी और लास्ट वाली कफ नाड़ी। वात पहली, पित्त, कफ। ठीक है। जब वात अधिक होता है तो तर्जनी उंगली के नीचे देखिए, ये तर्जनी, मध्यमा और ये अनामिका, तो ऐसे हमने अंगूठे के नीचे ऐसे रखा। ठीक है। अगर ये वाला चेक करेंगे तो भी घूम के ही हाथ आएगा। तो अगर हम ऐसे रखेंगे तो फर्स्ट हो गई आपकी वात नाड़ी। ठीक है। मध्यमा वात और बीच वाली आपको बता रही है पित्त और तीसरी बता रही है कफ। अगर आप बराबर प्रेशर दें और हाथ को खुला रखें, अगर आपने बहुत ब्लॉक कर दिया तो नहीं पता चलता है, हाथ को खुला रखें। अच्छा, अगर आप हाथ को मेरी तरह रखेंगे, देखिए हाथ को पूरा खुला रखिए। ठीक है। अब इन उंगलियों को यहां रखिए, बिल्कुल किनारे नहीं है, बिल्कुल बीच में नहीं है और बीच से थोड़ा साइड में है। ठीक है। अब इस पे आंखें बंद करके प्रेशर डालिए थोड़ा सा। ठीक है, मतलब भर का प्रेशर है। अब देखिए तीनों उंगलियों के नीचे स्पंदन है। जैसे मैंने हाथ रखा है, टेबल पे हाथ रखिए और इधर से हम ले जा रहे थे पकड़ने के लिए। ठीक है, पर अभी हमारी उतनी हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हाथ को ऐसे रखिए और खुला हाथ रहे, ऐसा ब्लॉक ना करें और हाथ को ऐसे रखें। ठीक है। अब आंखें बंद करके महसूस करें कि जो पैल्पिटेशंस है वो अलग अलग में अलग अलग जगह है, कोई ज्यादा प्रोमिनेंट है, कोई कम है। हो रहा है महसूस? आगे बढ़े। कविता जी, रमा जी, कहाँ गए सभी? हाँ, महसूस हो रहा है ना? तो बाकी ये हाँ। प्रैक्टिस का काम है, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं आपको समझ में आता है। यदि वात, पित्त, कफ अधिक हो तो तर्जनी, मध्यमा,
यदि वात पित्त की अधिकता हो तो तर्जनी और मध्यमा के बीच स्फुरण होगा, और यदि पित्त कफ अधिक है तो मध्यमा और अनामिका के बीच स्फुरण होगा, और यदि पित्त और कफ की अधिकता है तो मध्यमा और अनामिका के बीच स्फुरण होता है। मतलब जहां पर आपको प्रोमिनेंट फील हो रहा है वो वात पित्त कफ में से वो चीज बढ़ी हुई होगी आपकी बॉडी में, और आपको उसको बैलेंस करना चाहिए। तो ये दिन भर में 3-4 बार अगर आप बार थोड़ा ध्यान देते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि वात सुबह बढ़ा होता है और पित्त शाम को बढ़ता है। ठीक है, तो अगर पित्त मतलब नेचुरल तरीके से बॉडी का पित्त भी 4-5 बजे बढ़ता है और सुबह वात की अधिकता रहती है। तो जब पित्त बढ़ा होता है तो क्या हमारी नाड़ी भी यही बता रही है, अगर हम थोड़ा बैलेंस फील कर रहे हैं तो, और थोड़ा आपकी प्रवृत्ति पता चलती है कि हर बार वात या पित्त या कफ में से एक चीज प्रोमिनेंट आपको दिखेगी। अधिकता हो तो मध्यमा और अनामिका के बीच नाड़ी का स्फुरण होता है। यदि वात पित्त कफ तीनों विकृत हो तो तीनों उंगलियों के नीचे नाड़ी की विकृति जान पड़ती है। आयु के अनुसार नाड़ी की गति, निम्न तालिका में आयु की नाड़ी की गति दी गई है, संख्या दी गई है। ठीक है, अब इसको टाइमर लगा करके प्रॉपर सेकंड वाली घड़ी के साथ देखा जा सकता है। भ्रूण में 150 बार, जन्म के बाद 130 से 170 बार, 1 वर्ष तक 115 से 130 बार, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक 100 से 115 बार, 2 से 3 वर्ष तक 90 से 100 बार, 3 से 5 वर्ष तक 80 से 85 बार, 5 से 14 वर्ष तक 75 से 85 बार, 15 से 21 वर्ष 65 से 75 बार, 21 से 60 वर्ष 50 से 70 बार। वैसे ही हम लोग 72 बार ऑन एन एवरेज बोलते हैं, पर कभी कभी पूरा ये साइकिल 50 से 70 है। वृद्धावस्था में 50 से 70 बार। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज ये इसकी नाड़ी की गति हो गई। आयु के अनुसार नाड़ी की गति कम अधिक से नाड़ी की गति तथा उसका अनुपात। सुन रहे थे आप कि चले गए थे? इंपॉर्टेंट बात थी। मैम नेटवर्क इशू चल रहा है आजकल। क्या चल रहा है? नेटवर्क इशू। मैम वो अच्छा, नेटवर्क चला गया था। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हमने ऐसे बताया है कि ऐसे करने से प्रैक्टिस जिनको है वही आ पाती है। आप अगर इसको टेबल पे रखेंगे, हाथ को टेबल पे रख लीजिए और फिर 3 उंगलियों को यहां से प्रेशर दीजिए, बीच से थोड़ा सा शिफ्ट करके अंगूठे की तरफ, और तब आंखें बंद करिए तो थोड़ी ज्यादा प्रेशर के बाद आपको महसूस होता है। ठीक है, बाकी गो थ्रू कर लीजिएगा। क्रम संख्या 1, आयु 2 है तो नाड़ी की कम से कम नाड़ी की गति 3 है, अधिक से अधिक नाड़ी की गति 4 है, अनुपात 5 है। इसी प्रकार से आयु के अनुसार नाड़ी की गति कम से कम, अधिक से अधिक नाड़ी की गति और उसका रेशियो। तो ये अभी अपने काम की नहीं है क्योंकि बहुत समझ में नहीं आएगा जब तक देखना नहीं आ जाता। ठीक है, तो आयु वैसे भी नाड़ी की गति देखिए, आपकी आयु 2 से 1 साल है, 1 से 2 है, तो उसी तरीके से 101 है और ज्यादा से ज्यादा 160 है, मतलब ऑन एन एवरेज 134 बार उसका नाड़ी की गति है। इसी तरह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो आपकी पहले ज्यादा थी, अभी कम होती जा रही है और 72 ऑन एन एवरेज पे सेटल डाउन है। और ओल्ड एज होते होते 12-13 साल तक आते आते 66 से 114 के बीच में रहती है और ऑन एन एवरेज 87 है। जहां पर छोटे बच्चों में 134 थी, वो कम होते होते ऑन एन एवरेज 87 के आसपास आ जाती है। ठीक है, और एडल्ट में आते आते 80 आ जाती है। तो 72 से 80 हम लोग ऑन एन एवरेज देखिए 21, 22, 23 साल के व्यक्ति में ऑन एन एवरेज 72 आ गई। 72 हम लोग जनरली लेते हैं ना पल्स रेट, 72 आ गई। और छोटे बच्चों को कहा 114, 115 है। तो वो उस तरीके से ऑन एन एवरेज बात करने की बात है तो 50 से 72 के बीच में, 50 से 102 के बीच में और 72-75 ऑन एन एवरेज।
ओल्ड एज में भी 72 है, और इधर मिनिमम जो है नीचे जा सकती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो मिनिमम 50 और 33 हो सकती है हायर साइड एज पे। हाँ, तो कहने का मतलब है, अभी आप नेचुरोपैथी में देखोगे ना तो ब्लड प्रेशर भी उम्र के साथ साथ बहुत ज्यादा ज्यादा लिखा है। हाँ, 140 45, पर कोई मानता ही नहीं, सबको 120 80 चाहिए, बड़ी मुश्किल है, और उस पर डॉक्टर दवा खिलाता है। भाई उम्र के साथ साथ जो चेंजेस आने हैं वो आएंगे ही आएंगे। आर्टरीज का हार्डनिंग हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो रहा है ना, एजिंग इफेक्ट, बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, इसी तरह डायबिटीज का थोड़ा रेज आना स्वाभाविक है। बिल्कुल एक्यूरेट कैसे हो जाएगा कि हमको 100 और 150 ही चाहिए, तो बड़ी मुश्किल है। तो उम्र के साथ साथ ये बड़ी चीज समझने वाली बात है। देखिए इसमें भी देखिए मिनिमम क्या है, 33। में साधारण गति से 8 से 10 अधिक या कम नाड़ी का स्पंदन 1 मिनट में साधारण गति से 8 से 10 अधिक या कम है तो उस मनुष्य का कोई रोग अवश्य होता है। प्रौढ़ावस्था में स्वस्थ व्यक्ति का स्पंदन प्रति मिनट 70-65 बार होता है। शारीरिक गठन, खान पान, रहन सहन, स्त्री पुरुष आदि के अनुसार भी नाड़ी की गति घट बढ़ सकती है। बैठे हुए मनुष्य की नाड़ी की गति 1 मिनट में लेटे हुए मनुष्य की अपेक्षा 10 बार अधिक चलती है, और खड़े हुए व्यक्ति की तुलना में 1 मिनट में लगभग 20 बार अधिक चलती है। मतलब कोई लेटा है और बैठा है तो 10 बार बढ़ जाएगी, और खड़ा हो गया तो 10 बार और बढ़ जाएगी। तो लेटे हुए से खड़े होने में 20 बार तो ऐसी बढ़ गई। तो पोजीशन चेंज करने से इतना अंतर पड़ रहा है। शरीर में ताप की अधिकता से नाड़ी की गति दुगनी हो जाती है, किंतु सर्दियों में नाड़ी की गति कम होती है। नाड़ी की गति गिनने की विधि, नाड़ी सदैव 1 मिनट तक गिनी जाती है। नाड़ी देखते समय गिनती की जाती है। नाड़ी की संख्या मालूम करने के लिए सेकंड की सुई लगी घड़ी का उपयोग करते हैं। नाड़ी परीक्षा में निम्न बातें देखी जाती हैं। नाड़ी की गति, स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति 72 से 80 बीट्स पर मिनट। इसमें दो बातें देखी जाती हैं, सम है या विषम। ठीक है, सिस्टमैटिक चल रही है कि अनसिस्टमैटिक। समयानुसार क्या है, नाड़ी स्पंदन ठीक हो रहा है, कभी मंद कभी तीव्र, कभी बहुत स्लो है कभी तेज है, ऐसा। कहाँ पहुंच गए, किस पेज पे था प्लीज बताएं, सॉरी पेज नंबर M60। थोड़ा ज्यादा आगे आ गया, सॉरी एक सेकेंड। अरे 60, चलिए तो फिर अंतर्गति नाड़ी क्या होती है, नाड़ी के प्रकार की बात करते हैं। नाड़ी की गति बात हो गई, गति में समयानुसार हो गया। आवृत्ति, रक्त की उस मात्रा को आवृत्ति कहते हैं जो रक्त वाहिनियों में संचार करती रहती है। साधारण परिभाषा में स्पंदन साधारण होता है और अधिक में अधिक प्रतीत होता है। वेगानुसार, प्रत्येक स्पंदन का वेग समान है या असमान।
संहति, धमनी की दीवार की अवस्था को संहति कहते हैं। धमनी की दीवार मृदु है या कठोर, इसे देखने के लिए उस पर तीनों उंगलियां धीरे धीरे फेरते हैं। अंतर्गति नाड़ी, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी पहले ठोकर लेती है, फिर थोड़े शांत रहकर दूसरी ठोकर लेती है ना, जैसे हार्ट बीट होती है, लप डप लप डप, तो एक रिदमिक वे से बढ़ेगी। ऊंची नाड़ी, इस प्रकार नाड़ी स्वास्थ्य अवस्था अधिक ऊंची होती है, उभरी होती है। इसी प्रकार की नाड़ी में शरीर में गर्मी की अधिकता प्रकट होती है। ऊंची नाड़ी, इस प्रकार की नाड़ी स्वस्थ अवस्था की अपेक्षा अधिक ऊंची और उभरी हुई होती है। इस प्रकार की नाड़ी को शरीर में गर्मी की अधिकता प्रकट होती है। शीतल नाड़ी, जिस नाड़ी को छूने से सर्द प्रतीत हो उसे शीतल नाड़ी कहते हैं। यह नाड़ी यह बताती है कि रोगों के शरीर में गर्मी की काफी कमी है। छोटी नाड़ी क्या है? इस प्रकार की नाड़ी स्वस्थ अवस्था से छोटी और लंबाई में कम प्रतीत होती है। यह नाड़ी रोगों में सर्दी की अधिकता की सूचना देती है। निर्बल नाड़ी, इस प्रकार की नाड़ी को छूने पर उंगलियों में धीमी सी ठोकर लगती है। यह नाड़ी रोगों में जीवन शक्ति क्षय हो जाने की सूचना देती है। परिपूर्ण नाड़ी, यह नाड़ियों पर उंगली रखने से उसके नीचे उछल प्रबल प्रतीत होती है, उसे परिपूर्ण नाड़ी कहते हैं। कठिन रोगों में ऐसी नाड़ी होती है। कठोर नाड़ी, जब उंगलियों के दबाने से नब्ज कठोर प्रतीत हो तो कठोर नाड़ी कहते हैं। शरीर में तरल पदार्थ की कमी होने से ऐसी स्थिति होती है। आंतरिक नाड़ी, जो नाड़ी चलते चलते एक क्षण के लिए रुक जाए या फिर चलने लगे, अर्थात अटक कर चले, उसे आंतरिक नाड़ी कहते हैं। जब हृदय में थकावट पैदा होने के कारण जब थोड़ा सा आराम मिलता है तब ऐसी नाड़ी चलती है। एकाएक दुर्घटना से भी ऐसी नाड़ी चलती है। लंबी नाड़ी, इस नाड़ी में उंगलियों के नीचे स्पंदन अधिक होता है। ये रक्त प्रकोप या विषम रोगों में चलती है। निम्न तनाव की नाड़ी, इस प्रकार की नाड़ी लंबाई चौड़ाई और गहराई में स्वस्थ अवस्थाओं से कम होती है। शीघ्रगामिनी नाड़ी, इस अवस्था में नाड़ी जल्दी जल्दी चलती है, लगभग 100 से 120 तक हो जाती है। ऐसा तभी होता है जब गर्मी की अधिकता होती है। तो कभी फीवर आए तब नाड़ी नाप के देखिए, बहुत गर्मियों में नाप के देखिए, और अभी सर्दियों में कितना आ जा रहा है वो नाप के देखिए। बच्चे की नाड़ी पकड़ के देखिए, तब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होगा। मंद नाड़ी, जब सामान्य अवस्था में नाड़ी की गति कम होती है तो मंद नाड़ी कहते हैं। रक्तचाप की कमी से मूर्छा व सदमा आदि के समय ऐसा नाड़ी स्पंदन करती है। विभिन्न रोगों में नाड़ी की गति, यहाँ पर कुछ प्रमुख रोगों में नाड़ी की गति का वर्णन किया जा रहा है। तो पाचन संस्थान के रोग में के आधार पे समझेंगे क्या नाड़ी की गति है। एक सेकेंड दीजिए। हाँ, हम भी कह रहे हैं ये हल्के हल्के सूखे और मेरे वाले बाहर डाल दिए और किया चावल बना भी दिए ना, नहीं बना पानी खवला दे। ठीक, तो देखो तो चावल ठीक, टमाटर नहीं काटा। हाँ ठीक है। पाचन संस्थान के रोग, मंदाग्नि रोग में इनडाइजेशन मतलब नाड़ी की गति शीतल होती है। अजीर्ण में नाड़ी की गति क्षीण और ठंडी हो जाती है। अतिसार में डिसेंट्री हो तो नाड़ी की गति गर्मी में जोक के समान मंद और निस्तेज हो जाती है। खाने की अरुचि होने पर नाड़ी स्थिर, मंद, पुष्ट तथा कठिन हो जाती है। कब्ज की अवस्था में नाड़ी प्रायः रक्त से खाली और वायु से भरी होने पर ऊंची हो जाती है। वातशूल में नाड़ी की गति चक्र होती है। पित्तशूल में यह उष्ण होती है। यकृत दोष में नाड़ी खाली तथा सख्त होती है। वमन में नाड़ी कठोर, ज्वर, यकृत लुप्त प्रायः और सविराम होती है। ठीक है, अब इतना कॉम्प्लिकेशन है, तभी कोई आयुर्वेदाचार्य कोई नाड़ी पकड़ते ही आपको बता देते हैं, क्योंकि उनकी बहुत प्रैक्टिस रहती है ना, कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, या आपको पित्त दोष है, या आपको कफ है, ऐसा करके। तो ये डेली प्रैक्टिस से आता है, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी, इतना आसान नहीं है। श्वास के रोग,
फेफड़ों की टीबी में रोगी का जिस ओर का फेफड़ा खराब होता है उस ओर की नाड़ी की गति दूसरी ओर की अपेक्षा ऊंची होती है। निमोनिया में दोनों ओर की नाड़ियां लहरदार हो जाती है। दमा के रोग में नाड़ी सदा तीव्र, कड़ी और जोंक की तरह चलती है। तो इसीलिए कभी कभी डॉक्टर देखिए दोनों हाथ की नाड़ी चेक करता है, आयुर्वेदाचार्य, है ना। जो नाड़ी विशेषज्ञ होते हैं वो पहले इसको तो देखेंगे ही देखेंगे, पर फीमेल होने के बावजूद दाएं हाथ की भी देखते हैं। रक्तवाहक संस्थान के रोग क्या होते हैं? ब्लड सर्कुलेशन। उच्च रक्तचाप में नाड़ी की गति ऊंची होती है तथा उंगलियों को जबरदस्ती हटाती हुई सी प्रतीत होती है, मतलब इतनी ऊपर 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 होगी। अभी आप एक दो बार प्रेशर लगा के देखिएगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ नहीं मिलता है तो अपन टैप करते हैं, है ना, बराबर से, और तब आप करेंगे तो वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएगी, है ना, बीप करने लगेगी, ऊपर ऊपर आने लगेगी। हाँ, उसको दोबारा बोलना पड़ेगा। ठीक है, हम देखते हैं।